ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें कि घर को बनाने में जो जो स्टेप्स होते हैं उसमें हम एक एक स्टेप को डिटेल में कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लैब के कंस्ट्रक्शन के बारे में कि जब भी आपका स्लैब कास्ट होता है तो किन किन पॉइंट्स को जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में आपको ध्यान रखना है लोड कैलकुलेशन के बारे में। अब लोड कैलकुलेशन में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लोड आपके स्लैब पे कौन कौन सा आने वाला है। जैसे कि आपका लाइव लोड हो गया, डेड लोड हो गया, इन्वायरमेंटल लोड हो गया जिसमें कि आपका विंड और आपका सेस्मिक लोड्स आ गए। तो इन सारे लोड्स को आपको कैलकुलेट करना है। फिर सेकंड नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्लैब है किस टाइप का, और ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। जैसे कि आपका 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है या फिर फ्लैट स्लैब है। अब आप से ना बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब ये होता क्या है। तो मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। जो आपका 1 वे स्लैब होता है उसमें जो लोड होता है ना वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो स्लैब है वो उसका जो रेशियो के बारे में बात करते हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ की रेशियो अगर 2 से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आपका चौड़ाई मान लिया 10 फीट है और जो लेंथ है वो 20 फीट या फिर उससे ज्यादा आ रही है, तो ऐसे में आपका जो लोड है ना वो एक डायरेक्शन में ही जाएगा, वो 2 डायरेक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है अगर 2 से कम है तो फिर जो लोड है वो आपका चारों डायरेक्शंस में जाएगा, तो उसको हम 2 वे स्लैब बोलते हैं। फिर थर्ड नंबर पे हम रेनफोर्समेंट के डिजाइन के बारे में बात करते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में सरिये के बारे में। तो इसका जो भी डिजाइन हो रखा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर सरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो भी बिल्डिंग आप डिजाइन करवा रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसको आपको डिजाइन करवाना बहुत जरूरी है और एक ट्रस्टेड बंदे से करवाएं, क्योंकि इसमें भी क्या है कि कॉपी पेस्ट का बहुत बड़ा कल्चर है। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर आपकी बिल्डिंग के लोड के हिसाब से उसको डिजाइन करे ताकि आपका जितना सरिया जहां पर जरूरत है वो उतना ही लगे, फालतू ना लगे। तो चलिए अब हम मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि स्लैब का जो कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें जो भी मटेरियल्स होता है तो मटेरियल्स में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट चाहे आप पीपीसी यूज करें तो वो भी यूज कर सकते हैं, फिर इसके अलावा ओपीसी भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सीमेंट बढ़िया है। बस ये कि अगर मान लिया बहुत ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट है, यानी टेम्परेचर आपका 35, 40, 45 के आसपास है, तो वहां पर पीपीसी जनरली रिकमेंड किया जाता है। और अगर आपका बहुत ज्यादा ठंडा टाइम है उस टाइम पे, या फिर जैसे वहां पे बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है वो कम है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर ओपीसी यूज कर सकते हैं। और सीमेंट आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, उसमें कोई भी लम्प्स ना है, उसकी एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लीजिए। फिर मटेरियल सेक्शन में सेकंड हम बात करते हैं सैंड के बारे में। तो सैंड बेसिकली आपकी फाइन होनी चाहिए, सिल्ट फ्री होनी चाहिए, सिल्ट उसमें नहीं होनी चाहिए। और सिल्ट क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी ना चिकनी टाइप्स होती है, तो उसमें क्या होता है कि स्मूथ होता है तो ग्रिपिंग नहीं बन पाती, मतलब ये प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता सीमेंट के साथ में, तो इससे लिए जो है वो स्ट्रेंथ इतनी नहीं हो पाती, इसलिए कहते हैं कि सिल्ट फ्री होनी चाहिए। फिर जो आपका आईएस कोड होता है उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग चेक कर लीजिए कि ग्रेडिंग प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये स्क्रीन पर मैं लिस्ट लगा दूंगा, तो इसको अब एक बार चेक कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर में हम कोर एग्रीगेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्रीगेट अगेन आपका सिल्ट फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी रेतीला टाइप नहीं चिपकाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा। नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल स्मूथ जो आपके पत्थर होते हैं वो नहीं होने चाहिए, थोड़े से एंगुलर होने चाहिए जिससे कि वो ग्रिपिंग बढ़िया करे और कंक्रीट की डेंसिटी वो अच्छे से बढ़िया हो जाए। और फिर इसकी प्रॉपर आपको ग्रेडिंग करनी है। और आधा इंच और पौना इंच, बेसिकली पौना इंच ज्यादातर यूज करा जाता है, लेकिन आधा इंच और पौना इंच आप प्रॉपर प्रोपोर्शन में 45, 55 या 50-50 के प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे तो अगेन वो डेंसिफाई बढ़िया हो जाएगा। फिर इसी में फोर्थ नंबर में बात करते हैं वाटर के बारे में। तो सिंपल शब्दों में जो पानी आप पी सकते हैं वही पानी का यूज आप स्लैब की कास्टिंग में यूज करवाइए। फिर इसी में ना हम थर्ड बात करते हैं फॉर्म वर्क का जो प्रिपरेशन होता है ना। अब इसके बारे में हम पॉइंट्स को कुछ समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जिसका जो मटेरियल आता है वुड में आता है, वाटरप्रूफ प्लाई या फिर प्लाई में जो आता है, शटरिंग या फिर आपका आता है लोहे या फिर स्टील की प्लेट्स में। तो दोनों में आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्लाईवुड का यूज करना है। हाँ, अगर आपको मान लीजिए सीलिंग नहीं करवानी है, बिल्कुल आपको रॉ रखना है, तो उस कंडीशन में एक बार को आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दोनों में से कोई भी शटरिंग यूज करे, दोनों बढ़िया है। फिर इसके अलावा ना ये इंश्योर कर लीजिए कि आपकी जो फॉर्म वर्क हो वो लीक प्रूफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें पानी निकल के बहुत ज्यादा चोर हो। अगर थोड़ा बहुत गैप भी आ रहा है तो उसको आप टेप वगैरह से कवर करवा सकते हैं। फिर इसमें सेकंड हम बात करते हैं अलाइनमेंट के बारे में। तो प्रॉपर अलाइंड होना चाहिए। और जो भी आप शटरिंग को करते हैं, फॉर्म वर्क करते हैं, उसमें डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए प्रॉप्स और सपोर्ट्स को सही तरीके से फिक्स कर सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 में आप ऑयलिंग का यूज कर सकते हैं। तो ऑयलिंग से क्या है कि जो भी कंक्रीट का जो स्टिकीनेस है वो आपका खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टील की जो रेनफोर्समेंट होती है उसके बारे में। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो पॉइंट नंबर में जो भी आप स्टील बार्स का यूज कर रहे हैं वो आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें प्रॉपर कवर ब्लॉक्स का यूज आपको करना है जिससे कि आपका जो सरिया है वो एक्सपोज ना हो और आपका एक्सटीरियर जो मॉइस्चर उसके संपर्क में आकर उसमें जंग ना लगे। फिर इसके अलावा बाइंडिंग में आपको ध्यान रखना है कि जो तार होते हैं ना उसको जब हम यूज करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से बंधी हुई हो। इसमें अगर आप बढ़िया ब्रांड का यूज करेंगे तो उसमें डक्टिलिटी अच्छी होती है, जैसे कि टाटा वगैरह की यूज करिए। क्योंकि लोकल यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा अगर खींचते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति वहां पर काम कर रहे हैं तो इतना खींचेगा नहीं, मतलब उसने एक बार उसको अच्छे से टाइट करा, वो टूट रही है, हम लोकल तार क्योंकि ले आए हो, तो सेकंड जब वो करेगा वो आपको ये नहीं कहेगा कि तार आप दोबारा
दोबारा ले आइए, तो उसमें वो ये करेगा ज्यादा उसको अच्छे से वो बांधेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि फिर वो टूटी जानी है। फिर इसके अलावा ये भी इंश्योर कर लीजिए कि कोई भी बार है तो मिसप्लेस्ड ना हो। फिर इसी में थर्ड चीज आती है ओवरलैपिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरलैपिंग सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी पोर्शन जो है आपके 1/4 या फिर 1/3 के एरिया में है, तो उसके एक्स्ट्रा उसके आगे जाके जो बीच वाला पोर्शन है वहीं पर ही आपकी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, उसके उस वाले पोर्शन में नहीं होनी चाहिए। और ओवरलैपिंग जब भी हो आगे पीछे करके हो, अल्टरनेट हो, वो एक ही डायरेक्शन में सारी नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये ओवरलैपिंग हुई है, सारी ओवरलैपिंग एक ही फेस में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा जब आप ओवरलैपिंग करते हैं तो जो भी आपका सरिये का डाया उसको 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो भी आपका निकल के आएगा उतना तो आपको एटलीस्ट ओवरलैप करने ही करने। फॉर एग्जांपल आपका जो सरिया है वो आपका 16 mm का है, अब 16 × 50 यानी 800 mm का जो है आपको ओवरलैप करना है। अब पॉइंट नंबर 5 में बात करते हैं कंक्रीट को मिक्सिंग को लेकर, क्योंकि मिक्सिंग में जब हम करते हैं कंक्रीटिंग तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। फिर पॉइंट नंबर में जो भी आप ग्रेड बनाएंगे तो M20 या फिर M25 ग्रेड का होना चाहिए सबसे पहली बात। सेकंड चीज, इसको जब आप बनाते हैं तो इसके लिए आप RMC का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली साइट पर भी आप इसे क्रिएट करवा सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 2 में आपकी जो कंक्रीट होता है ना उसको आप कंटिन्यूस एक ही लेयर में डालें, और सेग्रीगेशन से बचने के लिए आपका जो कंक्रीट है उसको सही तरीके से हैंडल करें। सेग्रीगेशन बेसिकली होता है कि आपका एक कंक्रीट जैसे बनता है तो उसके 3 एलिमेंट होते हैं, सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट, तो ये तीनों जो है वो अलग अलग ना हो। और फिर थर्ड नंबर में आपको कॉम्पैक्शन का ध्यान रखना है, इसमें आप नीडल वाइब्रेटर का यूज कर सकते हैं जो कि काफी इफेक्टिव तरीके से काम करेगा, जहां पर कि सरिये काफी पास होते हैं। फिर पॉइंट नंबर 6 में बात करते हैं क्यूरिंग या की तराई के बारे में। तो जो भी आपका पानी है वो आप उसमें कर सकते हैं, क्यूरिंग तराई कर सकते हैं 24 आवर्स के बाद में। और गनी बैग्स का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं जिससे कि प्रॉपर जो मॉइस्चर वहां पर मेंटेन रहे। और स्लैब को मिनिमम 7 दिन तक आपको जो है तराई दे करके रखनी है, और मैक्सिमम ये टाइमिंग जो है वो 14 डेज तक भी हो सकता है, क्योंकि यही एक टाइम ड्यूरेशन है जिसमें कि इनिशियल जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा गेन होती है कंक्रीट की। फिर इसी में बात करते हैं जब आपका ओवरऑल सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है शटरिंग की, तो शटरिंग आपको जो है वो अराउंड 14 to 21 डेज के बीच में हटाना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स है जिसका कि आप ध्यान में रख सकते हैं जब भी आप स्लैब की कास्टिंग करवाते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में।